हेलो। Sir, Good yes, sir. morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ पावर इशू आ गया था तो दोबारा से मुझे रिलोकेट करना पड़ा अपने आप को। ये 1 रैंक 1 पेंशन हमने पिछली बार बात कर ली थी कि किस तरीके के डिफेंस की अपनी स्कीम है। फिर हम अगले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसकी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये वापस के एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंटर सेक्टर की स्कीम है और इसका उद्देश्य है हमारे 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के विकास को आगे बढ़ाना। वो 4 स्टेट्स हैं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इनके विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। मेरी आवाज आ रही है ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Sir. है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इन स्कीम्स को। ठीक है, देखिए एन्यूमरेशन भी है एक तरीके का। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को फुलफिल करना जिसका कार्य है, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सम्मिलित हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है और फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करें। लेट्स से किससे शुरू करें? नूतन। नूतन, आप बताइए कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? नूतन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हम कम से कम खाली रटने रटाने की चीज से भी आगे बढ़कर कि हम क्या करें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कोई भी चीज हो, मतलब जैसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आपको करना आना चाहिए। सोच लो आप आराम से, तो हम किसी और से पूछ लेते हैं। आस्था? आस्था, आप बताएंगे? यस सर। व्हाट इज सर इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर किसी, सर मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट शायद किसी भी चीज को बिल्कुल मतलब बेसिक से बनाना, मतलब बिल्कुल नींव से बनाना शायद। नहीं। तलूरी? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Sir, actually, it's a what to say, that's any service or a system that is necessary for the organization, sir. For urbanization? Organization, sir. Organization. Organization,
Okay. हाँ Then, what is infrastructure in Indian sense? If we say that we need infrastructural development in हाँ our that we what have to yes, sir, we have to bring a new techniques in the field of research, science, technologies. In that field, we have to develop on new things, sir. Mhm. Sir, where we are lagging, in that we have to focus and we have to bring in our country, sir. Mhm. No, that is not the correct answer. Anyone else? We are समय सर मानव कल्याण के लिए बनाए जाने वाले रोड, ब्रिज, इस तरह के जो फिजिकल थिंग होते हैं। जो आपने उदाहरण दिया सर बेसिक ये किसको नेसेसरी समझाइए। सिस्टम और सर्विस। हम्म सर बेसिक जो नेसेसरी सिस्टम और सर्विस होते हैं उन्हीं का डेवलपमेंट, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए। एग्रीकल्चर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नेसेसरी एसेंशियल। यस सर। खेती कृषि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं सर, नहीं है, एसेंशियल है पर। नो सर, इसेंशियल है पर नहीं है। क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सर्विसेज होती हैं जो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए काम आती है। बोलिए। सर बेसिक सर्विसेज होती हैं जो किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए काम बनाई जाती हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो। बेसिक एसेंशियल सर्विस, बेसिक सर्विस तो रोटी कपड़ा मकान भी तो बेसिक ही है। हाँ, या बेसिक एसेंशियल सर्विस सर। ऑल द बेसिक एसेंशियल सर्विस। आप बोलिए। अगर किसी समाज या उद्योग को अच्छी तरह से काम करने के लिए जो मूलभूत जरूरतें होती है, संगठनात्मक संरचना, उसे हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। वेरी मूलभूत। वेरी सभी लोग मुझे लगता है कि मैं इस हिस्से पे ज्यादा मेहनत करता हूँ बजाय ये सब रटाने के काम के। तो आप कर भी लोगे, परंतु अगर आप लोग बेसिक नहीं समझ रहे हो तो फिर थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए। आगे आगे भागते जाने का एंड नहीं होगा। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं समझोगे तो फिर मुझे दुख है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम इसके शब्द के नाम से भी चलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज में इंफ्रा प्लस स्ट्रक्चर, हम किसी भी विकास के क्रम की किसी भी चीज की बातें करें, ठीक, हमें विकास के क्रम में हमें विकास के लिए ये पता है कि हमें क्या आवश्यकता है। हम बोलते हैं कि हमारी जरूरत है, हमारे सेक्टर्स हमने विभाजित किए हैं। जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, हमारे खेती का विकास हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हो, माइनिंग सेक्टर का विकास हो, या सर्विसेज सेक्टर का विकास हो, ये सारे जितने भी तरीके के विकास जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं से संबंधित, इनको पूरा करने से संबंधित कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कुछ इनसे मूलभूत आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं जो लगभग कॉमन है सबसे, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूलभूत बेसिस बनाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सड़क नहीं होगी तो ये क्या करेगा, कैसे, क्या प्रभावित होगा? क्या हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित होगा सड़क ना होने से या नहीं? यस सर, यस सर, होगा। कैसे पड़ेगा? नहीं हो पाएगा। कोई भी मटेरियल कहीं से कहीं नहीं पहुंच सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होगा या नहीं होगा? यस सर, यस सर होगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आ पाएंगे।
सर्विसेज भी प्रभावित होगा। आप बैंक में काम करते हैं, आने जाने का सही रास्ता नहीं है, तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री आपके यहाँ बन पाएगी? आपके अगर कर्मचारी नहीं पहुंच सकते, हम सोफिस्टिकेटेड एरियाज में जा रहे हैं, क्या एजुकेशन सड़क से प्रभावित होती है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir, yes, sir. कुछ ये एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है ट्रांसपोर्टेशन की, हमारी एक मूलभूत ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना, मतलब जो बेसिक इंफ्रा लो लेवल पे, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोअर लेवल पर, इंफ्रा लेवल पर गाइड कर रहा है कि ये सबके नीचे, ठीक है, सबके फंडामेंटल बेसिस का कर रहा है। सर किसी का माइक ऑन है सर, सुनाई नहीं दे रहा। सभी माइक अपना ऑफ रखिएगा। पावर, बिजली, अगर हमारे पास बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, सब जगह हमारे देश में पावर शॉर्टेज है या ग्रिड्स नहीं है, तो क्या होगा? क्या एग्रीकल्चर पावर से प्रभावित होगी? यस सर होगा। यस सर, यस होगा। कोई ऐसा सेक्टर है जो पावर के ना होने से प्रभावित ना हो? ठीक है, तो ये एक ऐसा बुनियादी ढांचा है, हिंदी में उसके लिए शायद बुनियादी ढांचा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी ढांचा। जैसे हमारे शरीर में सबसे बुनियादी चीज क्या है? अगर मतलब हम फिजिकल उसकी बात करें, हमारे फिजिकल शरीर के लिए एक हमारे शरीर में एक ढांचा है, एक स्केलेटन है, ठीक है, उसी पर ये सब मांस, ब्लड, किडनी, लीवर, सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। बिना उस स्केलेटन के, अगर हमारी जो हड्डियों का, जो 206 हड्डियों का एक स्केलेटन बना हुआ है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या बिना उनके हम किसी भी प्रकार के मतलब कम से कम विकसित जीवन, जो वर्टिब्रेट लाइफ है, उसकी वो कर सकते हैं? सोच सकते हैं उसके नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है। हम एक मांस का लोथड़ा बन जाएंगे, हम एक वो बन जाएंगे हीप, हम ना चल सकते ना फिर सकते। ये वो जो स्केलेटन है जो हमारे बहुत भीतर है, ना दिखाई देता नॉर्मली, नहीं पता, इतना पता ही चलता है जब तक हड्डी टूटे ना, तो पता नहीं चलता कि आपके यहाँ हड्डियां हैं, परंतु वो हमारे उसमें, हम नॉर्मली उनको बहुत वैल्यू भी नहीं करते। हम खून की कमी हो जाएगी, चमड़ी पे छोटा सा दाग भी लग जाएगा, या कुछ भी छोटा फुंसी मुहासा भी हो जाएगा तो बहुत केयर करते हैं, पर हमें इस अंदरूनी ढांचे के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो ऐसे ही हमारे जो विकास है उसके लिए कुछ ऐसे बुनियादी ढांचे हैं, ठीक है, जिनके बिना, जो सबके लिए कॉमन भी, और इनकी चीज ये भी है कि ये कॉमन है, तो ये सबके लिए अलग अलग नहीं है, ऐसा किसी भी सेक्टर में चले जाइएगा इनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो ऐसा बुनियादी ढांचा, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, पावर है, वाटर सप्लाई, इंटरनेट। अब आज की तारीख में इंटरनेट का कोई उपयोग है? या टेलीकम्युनिकेशन एक माध्यम, ऐसा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट का आप कोई क्या यूज करता है, कोई क्या यूज करता है उसे नहीं पता। कोई उसे पढ़ने के लिए यूज कर सकता है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए यूज कर सकता है, कोई इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी, कोई गेम खेलने के लिए, कोई ऐसे टाइम पास करने के लिए कर सकते हैं, परंतु ये हमारा बुनियादी ढांचा है। तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके के सारे ढांचे को हम बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिक फाउंडेशन में है, उस विकास के बेसिक फाउंडेशन में है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दो तरीके से बांटा हुआ है, क्योंकि ये तो एक ऐसा वो हो गया जो हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं, सड़क, रेल, पावर सप्लाई, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, परंतु कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो इससे अलग है, जो इससे इतर है। वो क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा? जो टेंजिबल, हेल्थ, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, सैनिटेशन की कह सकते हैं हम, ठीक है, एजुकेशन,
हाँ, ये कुछ ऐसे वो है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक इनोवेशन। ये कुछ ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अनिवार्य है। अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? आपने अभी तक जो पढ़ाई करी है, इससे कोई फायदा है? देश को क्या फायदा है? बिना सर आपकी इस एजुकेशन के क्या देश ये उम्मीद कर सकता है कि आप एक बेहतर, ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले नागरिक बन सकेंगे? अगर नो हम सर में नो से एजुकेशन को माइनस कर दिया जाए, हम सब में से एजुकेशन को माइनस कर दिया जाए, तो हम किस लायक रह जाएंगे फिर? सर वी आर ऑफ नो यूज। इसी लाइन में मतलब फिर भी नहीं, ऐसा नहीं कि बिना लायक तो नहीं मतलब रहेंगे, पर मजदूरी करने लायक ही रह जाएंगे शायद। हमको कोई कहेगा खेत में मजदूर का काम, वो भी शायद हम नहीं कर पाए, अगर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी एजुकेशन की आवश्यकता होती है। चाहे गांव का आदमी भी हो, उसे पता होता है कि इसमें कब बीज डालना है, ये भी एजुकेशन है। ठीक है, कौन से महीने में बीज डालना है। आप मई के महीने में गेहूं बोने की कोशिश करेंगे, उगेगा थोड़ी। या धान का जो सिस्टम है, या किसी भी सर फसल का ये अपना एक सर नियम है, अपनी एक एजुकेशन है। अगर वो एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो शायद हम खेती भी नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग और हायर सर्विसेज तो संभव ही नहीं है। सिमिलरली हेल्थ है, ये भी एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम सबको लेकर आता है। जो अगर हम स्वस्थ हैं तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है। अन्यथा क्या, लाचार हैं, बीमार पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है, कुछ यूज नहीं आ सकते। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था होता है, अच्छा कानून व्यवस्था है, सब चीजें तरीके से होती हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है, लॉ है, नियम कानून माने जाते हैं, तो ये भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर। यस सर। लॉ एंड ऑर्डर भी एक एसेंशियल। भाई अगर हमें पता है किसी शहर के क्या विकास करना है, सड़कें बनानी है, हमें सड़क पे या ट्रैफिक को चलाना है, पर मान लीजिए सड़क पर कोई नियम कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सड़क पे, कोई लेफ्ट से चलता है, कोई राइट से चलता है, किसी ने सड़क पर दुकान खोल ली है, कोई ठेला खड़ा कर दिया है, किसी ने गाड़ी पार्क करके ही छोड़ दी है बीच सड़क में और वो हटा नहीं रहा वहां से। अगर ऐसा होगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी होगी, तो भी हमारा जो ढांचा है, जो विकास है, ये सब आवश्यकताएं रुक जाएंगी, जो भी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें दोनों तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी हमें बेहद आवश्यकता रहती है। तो ये हमारे लिए जरूरी चीज है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर समझ लीजिए, अगर नहीं अभी भी समझ आया हो तो एक बार पढ़ लीजिए। पर ये ऐसा सवाल है, आप अगर ये भूल जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम क्या है, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप ये भी भूल जाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसका डेवलपमेंट में क्या योगदान है, तब हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। तो हम इस स्कीम के तहत, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, इनको प्रमोट करने की जरूरत है, इनको लाने की आवश्यकता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लाने की आवश्यकता है। और अगर ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर मान लीजिए आ गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कैसे आप प्रभाव को देखते हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जरूरतें हैं, अगर वो पूरी होती हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? सैफ, आप बताइए। यस सर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि आपके क्षेत्र में जरूरतें पूरी होती हैं, तो आप यस सर। अपने राज्य में, अपने प्रदेश में क्या बदलाव देख पाएंगे? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
सर सर जैसे हम एक रूरल बैकग्राउंड से सर मतलब आते हैं सर, यहाँ पे अभी जो रोडें सही नहीं है या काफी लोगों को दिक्कतें होती है, मतलब सर बच्चा सबको खासकर ये दिक्कत मेरे साथ भी आई थी सर। स्कूल जाने में कभी बाढ़ फ्लड वगैरह आ जाता था तो रोड प्रभावित हो जाता था, अच्छी पुल नहीं था तो हम लोग स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते थे। जब तक पानी नहीं हटता तो हम लोग मतलब नहीं जाते थे, जिससे क्या होता था हमारा शिक्षा प्रभावित होता था। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो रोड सही हो जाए, उसका अच्छी पुल बन जाए तो हम लोग जो शिक्षा से जितना दूर रह रहे हैं और उससे हम उतना करीब जाएंगे और अपना लाइफ की अर्थव्यवस्था कंटिन्यू। जी सर सीख जाओ यार। सैफ ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे प्रदेश का, तुम्हारे जिले का डीएम बना दूं, मेरे पास ये शक्ति अगर होती और मैं आपको बना देता, तो आप अपने प्रदेश में कौन से 5 इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहते? थोड़ा सा शॉर्ट में बताना, बिल्कुल पॉइंटेड आंसर, 1 2 3 4 5। यस सर। एक तो सर जो मेरे यहाँ तो फ्लड से काफी लोग प्रभावित रहते हैं, तो उनके पास अच्छा पुल वगैरह ये बांध जो बांधते हैं सर वो नहीं होता है, जिससे उनके घर उसमें बह जाता है सर। कम शब्दों में बोलना सीखो। यस सर। ये भी यस सर। दूसरा स्कूल अभी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल उसका मतलब इंस्ट्रक्टर ऐसे बोलो जैसे आप लिख रहे हो, इतना यस सर। नहीं है, लिख दो। दूसरा यस सर। दूसरा सर मेरे यहाँ हेल्थ भी अभी सही नहीं है सर, मेरे यहाँ खासकर उस पे। और तीसरा जो है यहाँ पे सर, वो तीसरा यहाँ पे है जो हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का तो दुर्दशा सही नहीं है, वो तो हो गया सर। अब फोर्थ मेरे यहाँ सर एजुकेशन अभी जो है, जो खासकर मतलब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है उनको अवेयर। और फोर्थ है जो बच्चों को, जिनको मतलब सर अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको एक अच्छा सा अपने होती मतलब जो है छोटा सा स्कूल या कुछ टाइप का बनाकर सर उनको, अगर हम पढ़े लिखे तो उनको मैं पढ़ा सकता हूँ ऐसे साइड से टाइम निकाल के। तो बिल्कुल असमर्थ है। अभी तुमने बहुत सी चीजें छोड़ दी, आप बेहतर उत्तर दे सकते थे और कम से कम जैसा मैं चाह रहा हूँ वो नहीं दे रहे हो। चलो खैर, आप सभी लोग, ये जो दूसरा पक्ष है हमारा बोलने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, चाहे लेखनी में अभिव्यक्त हो, लिखकर अभिव्यक्त करना और या बोलकर अभिव्यक्त करना, ये अभिव्यक्ति को और बेहतर करिए, अपनी अभिव्यक्ति को सुधारने की कोशिश कीजिए कि एक प्रश्न का पॉइंटेड आंसर कैसे दिया जा सकता है कम से कम शब्दों में। तो ये हमारी दूसरी स्कीम हो गई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तीसरी स्कीम है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स। हमारे जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बजट की एक सिस्टम है, बजट के अंदर में जब बजट बनाया जाता है तो आने वाले वर्ष का, जैसे इस साल फरवरी में, अभी फरवरी में बजट आएगा 2022 फरवरी में, निर्मला सीतारमन हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करेंगी। अब इस बजट के अंदर जो वो क्या निर्धारित करेंगे, हम बजट पर चर्चा कर लेते हैं जस्ट। अभी फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर, वो हमारा बजट प्रस्तुत करेंगी। तो इस बजट में वो क्या बताएंगी हमें? Sir, she will allot money to different sectors in 2022 and sir ये एनालिसिस भी करेंगे 2021 के बजट के लिए पीरियड बताइए। बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगी। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं केवल अभी पीरियड में कंसर्न हूँ कि कौन से पीरियड के लिए, किस समय काल के लिए वो बजट बनाएंगी। 22 to 23 सर मार्च 22 से लेकर 1 अप्रैल, मार्च तक का तो बन जाता है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, जिसे हम अपना कौन सा साल बोलते हैं?
फाइनेंशियल ईयर Financial year. फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल ईयर होता है, जो ईयर होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो अंतर है हमारे देश के अंदर में। हम लोग नॉर्मली अपना साल 1 जनवरी से शुरू करते हैं और 31 दिसंबर को खत्म करते हैं, जैसे ये साल अभी खत्म करेंगे हम। परंतु हम अपना फाइनेंशियल ईयर जो हमारी आर्थिक परियोजनाएं हैं, उनका साल कब से कब तक मनाते हैं? 1 अप्रैल 2022 से लेके अगले साल 31 मार्च तक। ये हमारी नॉर्मल होती है। इस बजट में एक प्रावधान रहता है कि जो मनी अनएलोकेटेड होती है, मतलब एलोकेट की जाती है, हमने 2022-23 में एक पैसा रख दिया कि हम फला हेड में लेट से 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। किसी कारण से वो 10 करोड़ नहीं खर्च कर पाए तो क्या किया जाता है? आपने विकास के किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगा, आपने अपने जिले के विकास के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगा कि हमें इतना पैसा दिया जाए। उनको आपने कहा हमें 10 करोड़ रुपया दिया जाए, हम वहां पर सड़क बनाएंगे। और आपने 10 करोड़ रुपया ले लिया, साल भर उस 10 करोड़ रुपए को लेकर बैठे रहे। अब जब मार्च पूरा हो गया तब आपको लगा कि यार अब इस 10 करोड़ रुपए का क्या करूं? आप वापस वो 10 करोड़ रुपए स्टेट ट्रेजरी को वापस कर देते हैं। तो ऐसे में स्टेट ट्रेजरी क्या करेगी आपके साथ? अगर मान लीजिए आप उसके फाइनेंशियल हेड है तो ट्रेजरी आपको अगली बार बजट है उतना काट देगी आपका। आपको कहेगी कि आपको आवश्यकता थी नहीं, आपने बेकार में मांग लिया था, इसलिए आप वो पैसा खर्च नहीं कर पाए। और एज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट भी इसे देख सकते हैं कि एक तरीके आपकी परफॉर्मेंस पे भी पूरली रिफ्लेक्ट करता है, और साथ साथ एज अ पनिशमेंट भी आपको ये कहा जाएगा कि भाई ठीक है, इनको काट दो पैसा और अगली बार दो भी मत इनको पैसा, तो आपको पैसा दिया नहीं जाएगा। ऐसे फंड को हम बोलते हैं फंड लैप्स्ड। जो फंड होता है वो लैप्स कर गया, जो बजटरी एलोकेशन है वो फंड लैप्स कर गया और अनस्पेंट मनी को उनको वापस नहीं दिया जाता। परंतु नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर मान लीजिए किसी वर्ष में वो पैसा खर्च नहीं भी हुआ तो भी उसका जो अनबैलेंस्ड अनस्पेंट बैलेंस है, जो पैसा खर्च नहीं हो सका, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि अगर किसी कारण से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप नहीं भी पूरा हो पाया उस वर्ष में, तब भी वो डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहे। तो यानी कि एक तरीके से इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि बजट लैप्स कर जाएगा। जैसे खास तौर में ये जो लास्ट क्वार्टर होता है, आप सरकारी खर्च का बहुत हिस्सा देखेंगे, सरकार के दफ्तरों का जो बहुत सारा पैसा इस आखिरी क्वार्टर में खर्च किया जाता है। क्यों खर्च किया जाता है? डर की वजह से कि अगर हमने ये पैसा खर्च, क्योंकि हमने जब बजट बनाया गया तो हमने मांग रखी कि हमें अपना ये काम करने के लिए इतना पैसा दिया जाए, उन्होंने हमें पैसा दे दिया। जब हमें पैसा मिल गया तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उस पैसे का सही उपयोग करें और उसे इस्तेमाल करके वो जो भी हमारी मांग थी उसको पूरा करें, परंतु हम उसे करने में असफल रहे। ऐसे में हमारा बजट अनस्पेंट बजट करके वापस हो जाएगा। तो ये हमारा नॉन लैप्स, ये लैप्स हो जाना होता है, फंड का लैप्स हो जाना। तो ये प्रावधान रखा गया है कि NCPLR ये इस स्कीम के तहत जो नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा होगा वो ऐसे लैप्स नहीं करेगा। इस स्कीम्स में जो नॉर्थ ईस्ट स्कीम्स हैं उनमें वो पैसा इस तरह से लैप्स नहीं करेगा। सर हाँ सर, ये विशेष राज्य का दर्जा है ना नॉर्थ ईस्ट को? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को राज्यों का दर्जा है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा किस तरीके से आप विशेष बोल रही हैं? सर वो रेशियो ऑफ मनी शायद 90-10। अगर हम उसके तहत देखें जो हमारा फंड एलोकेशन है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट
बहुत ज़्यादा फंड रिच नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक विकास वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, पिछड़े हुए हैं। और हमारे लिए विशेष महत्व भी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हमारा विशेष महत्व, हमारे और उनके बीच में एक डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी कल्चरल और रेशियल भी है, सांस्कृतिक रूप से, रेशियल तौर से भी देखें तो वो नस्लीय तौर से थोड़ा सा डिफरेंट है, भाषाई तौर से डिफरेंट है, और साथ के साथ ज्योग्राफिकली भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमसे बेटर कनेक्टेड नहीं है। खास तौर में बांग्लादेश बनने के बाद जो चिकन नेक का फिनोमिना है, जिसके कारण एक बहुत छोटा सा क्षेत्र, क्या है चिकन नेक, मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा रुकिएगा मैं रुक जाते, मैं बताता हूँ। हमारे पास दो डॉली, तुम्हें पता है क्या डॉली खटीक? नहीं। जयवीर सिंह, आपको पता है? चिकन नेक, और वो भी नहीं तो फिर पारुल। हाँ जयवीर बताओ। सर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो बहुत ही छोटे से एरिया से कनेक्टेड है इंडिया के। हाँ। उसी को हम चिकन नेक कहते हैं। अगर हम अपने मैप को देखें तो एक बहुत पतली पट्टी के द्वारा ही, जहाँ पर नॉर्दर्न बंगाल का हिस्सा है और आगे वो असम से मिलता है, तो वहाँ पर हमारा जो दोनों क्षेत्रों का, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र का और हमारा जो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है, ज्योग्राफिकल कनेक्शन बहुत ही पतली पट्टी, कोई 50-60 किलोमीटर की पट्टी के द्वारा निर्धारित होता है। अब इस पट्टी पर बड़ा खतरा है, दोनों तरफ से खतरा है। पहले तो जब पाकिस्तान था, और अब तो खैर नहीं है, पर अगर बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब होते हैं तब, और इधर चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना से भी बहुत दूर नहीं है वो रीजन। अगर चाइना किसी दिन हमारे और चाइना के बीच में युद्ध हो जाएगा तो चाइना सबसे पहले क्या करेगा? सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपने अंडर ले लेगा। वो चिकन नेक एरिया पर पहले मिल शायद उस पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर उस पर कब्जा करना चाहेगा, ताकि, क्योंकि जैसे ही कब्जा होता है आपका जो भी फिजिकल कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ, अब केवल आप वहाँ हवाई जहाज से जा सकते हैं और कोई माध्यम नहीं रह जाएगा। तो अगर जैसे ये हो जाता है तो हम पूरी तरीके से अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कट जाएंगे, और एक बार कट गए तो फिर वो उस पर हमारा जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डिफेंस कंट्रोल, वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी एक कारण है कि हम चाहेंगे कि भाई हमारा ये क्षेत्र जो हमारे साथ में ट्रेडिशनली रहा भी कम समय है, तो वो हमसे जुड़ा रहे और इसके विकास में हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें, उसकी विकास की आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करें। इसलिए ज़्यादातर सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं उनमें 100% फंड दिया जाता है, और नहीं तो ज़्यादा स्कीमें जो शेयरिंग वाली भी स्कीम्स हैं उनमें 90-10 का रेशियो आपको स्कीम के तौर पे देखने को मिलेगा। 90 रुपया सेंटर खर्च करता है तो 10 रुपया स्टेट्स को खर्च करना होता है ज्यादातर उनकी स्कीम्स में। तो ये भी स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पॉलिटिकली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक अलग दर्जा हासिल है, ठीक है, वो सामान्य दर्जे से अलग है, वो उसकी स्थिति एक ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण अलग है। आगे बढ़ते हैं हम अपने वाटर रिसोर्स के ऊपर। तो हमारा एक मंत्रालय जो है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जो अलग अलग मंत्रालय, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय को आपस में मर्ज करके जोड़कर ये मंत्रालय बनाया गया है। उद्देश्य है कि हम लोगों को नंबर 1
साफ पानी पहुंचा सके। पानी हमारी एक मौलिक आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता है, ठीक है। यस सर, यस सर। इरिगेशन की फैसिलिटीज दे सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी पानी बेहद ज्यादा जरूरी है। और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, वाटर पोल्यूशन के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको हम एक उससे बांध सकें, उसको उस पर काम कर सकते हैं। तो पानी से जुड़े हुए जो विषय हैं उसको इस जल शक्ति मंत्रालय में आपस में जोड़ा गया है। सर एक एग्जांपल बताइए ना इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज का। इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज का एग्जांपल में समझा नहीं, स्कीम्स का। यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से कैसे रिलेटेड है ये? जल जितने हमारे जो प्रोजेक्ट है ना, पहले जो हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे, जैसे हमारा वो प्रोजेक्ट था, क्या नाम उसका, इरिगेशन वाटर शेड प्रोग्राम था एक हमारा। और यस सर, वो एग्रीकल्चर के अंडर था ना? इंदिरा गांधी नहर। नहीं सर कनाल प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर शेड प्रोग्राम। सर ड्रिप इरिगेशन होगा, वो इरिगेशन की प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर वो जा सकता है, वो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है। हम दो अलग अलग चीजों को ना मर्ज करें। आपका ये सवाल है कि इरिगेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर में कैसे है, एग्रीकल्चर में कैसे नहीं है, और कैसे हमारा जल शक्ति मंत्रालय में, यही आपका सवाल है? यस सर। ठीक, तो हमारा जैसे दो अलग अलग तरीके पे देख सकते हैं, इरिगेशन के दो अलग अलग पहलुओं को देखा जा सकता है। इरिगेशन का एक तरीका एक हो सकता है कि हम उसे करेंगे कैसे, हम जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसको, वाटर को यूटिलाइज कैसे करेंगे, वाटर यूटिलाइजेशन कैसा है। जैसे हमने कहा कि आप ट्रेडिशनल इरिगेशन मत करिए, माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करिए, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करिए, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए। तो ये वाटर यूटिलाइजेशन है। ये किस मंत्रालय के पास जाएगा? एग्रीकल्चर। दूसरा पक्ष हो सकता है इरिगेशन का कि भाई ये वाटर जितना भी लगे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वाटर को सेव कर रहे हैं, हमें कम पानी में इरिगेशन करना है, परंतु पानी तो तब भी चाहिए, तो पानी कहाँ से आएगा? सब वाटर बॉडी से या अंडरग्राउंड वाटर? वाटर बॉडी से आएगा। हम रिवरों से हम कनाल बना सकते हैं। हमारे मान लीजिए उस क्षेत्र में पानी की, कई क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है, जहाँ नदियों का एक नेचुरल संचार नहीं है, कनाल क्या होती है, नहर क्या होती है, मैन वाटर बॉडी। हाँ, हम एक सर वाटर क्रॉस बाय ब्रिंगिंग इन वाटर। एक तो रिवर होती है कि नदी अपनी नेचुरली बनी हुई है, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, नेचुरली अपने बहे जा रही हैं। परंतु आपके किसी क्षेत्र में, मान लीजिए किसी भी कारण से, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, राजस्थान के ऐसे क्षेत्र हैं, पंजाब के ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पानी की सप्लाई, उस तरह पानी उपलब्ध ही नहीं है। तो अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो आपको किस तरीके के पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा? अंडरग्राउंड वाटर पर, ठीक है। एक सरफेस वाटर नहीं है, नदी नहीं बहती है वहां पर। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र अगर आप जानते हैं तो ये वाला जो नीचे का पंजाब का हिस्सा है, सदर्न पंजाब, हरियाणा का हिस्सा है, और राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा, इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे कोई नदी नहीं है जो फ्लोइंग रिवर हो। नदी ना होने से क्या होगा, वहां पानी उपलब्ध नहीं है। एक ही तरीके का पानी उपलब्ध होगा, वो है ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, भूजल। अब भूजल को निकालने के लिए क्या समस्या है? अगर भूजल खुदाई, तो उसके लिए खुदाई की कुआं बनाओगे, वो मोटर, बोरवेल, ठीक है, बोरवेल लगाना, कुछ भी करने के लिए आपको उसे निकालना है, बिजली की आवश्यकता होगी। और धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग अगर उसी पर निर्भर होंगे, तो ग्राउंड वाटर भी असीमित नहीं है, वो भी लिमिटेड है, तो वो भी खत्म हो जाएगा।
तो ऐसे में सरफेस वाटर का क्या प्रबंध किया जा सकता है? जबकि अगर हम, ये भारत है, जैसा भारत मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा वाला भारत नहीं बना सकता, बट इस तरह से बना लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो हमारी ये नदियां हैं, ये गंगा नदी है ऊपर वाली, ये वाली यमुना नदी है, ठीक है। यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, ये ज्यादा नीचे हो गया, यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पंजाब की कुछ ट्रिब्यूटरीज है। अब ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई नदी नहीं है, जबकि इस तरफ कई नदियां हैं। अगर हम इस वाले क्षेत्र में चले तो हमें बहुत सारी नदियां मिलेंगी। तो नदियों का कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। बिहार के क्षेत्र में क्या नदियां बहुत ज्यादा है, पानी जरूर से ज्यादा है। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो पानी नेचुरली जो पानी है वो अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में पानी देने के लिए? अगर यहाँ सर हम नहर बना सकते हैं। नहर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, 2-3 ये ऊपर नदियां जा रही हैं, भाग ये सतलज और जो नदियां पंजाब के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं, और या हम यमुना नहर को यहाँ से कनेक्ट कर दें। अगर ये हम पानी की एक नहर बना दें, एक हम आर्टिफिशियल रिवर एक तरीके से क्रिएट कर दें, जिस क्षेत्र में पानी जा नहीं रहा था, हमने कहा कि भाई ठीक है, यमुना नदी से एक लाइन खोद देते हैं और वो पानी पहुंचा देते हैं, और ये पानी का वो बना देने से अब इस पूरे क्षेत्र में जो पानी है, जो गंगा नदी का पानी है, जो ऐसे भी समुद्र में बह जा रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत पानी है, वो एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, उसको हमने डाइवर्ट कर दिया और इस क्षेत्र में ले आए। और ये वाला क्षेत्र आज के समय में रिलेटिवली काफी डेवलप बन गया है बिकॉज ऑफ गंगा नहर। अगर आप गंगा नहर, यहाँ पर लास्ट में एक नगर भी बनाया गया है जिसका नाम है गंगा नगर, ठीक है। तो ये गंगा नहर ने इस पूरे क्षेत्र को, इस पंजाब के, राजस्थान के और हरियाणा के पूरे क्षेत्र में विकास लाने में बहुत बड़ा योगदान किया, क्योंकि वाटर सप्लाई आ गई। तो ये जो वाटर सप्लाई है, ये नदियां हैं, ये नदियां, ये जो वाटर रिसोर्स है, ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय में आएगा, और इस प्रकार के बहुत सारे हमारे सदर्न इंडिया में भी ऐसे कई सारी आवश्यकताएं हैं जहां लोगों के फिर पानी के बंटवारे को लेकर बड़ी लड़ाइयां हैं, अलग अलग राज्य, क्योंकि हर राज्य चाहता है कि मुझे पानी ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे पानी ज्यादा मिलना चाहिए, तो राज्यों के बीच में भी आपस में वाटर डिस्प्यूट रहते हैं। तो इस प्रकार के ये जो वाटर रिसोर्स का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल हमारे जल शक्ति मंत्रालय पर होगा, और इरिगेशन की जो आवश्यकताएं होंगी वो इनके द्वारा ऐसे पूरी की जाएंगी। सर इंदिरा गांधी नहर न है जो, इंदिरा गांधी नहर, हाँ, इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी का पानी जो आता है सर यहाँ पे। बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर है। ऊपर के हिस्से में एक नहर है जैसे यमुना, और जो यमुना को जोड़ती है, क्या बोलते हैं उसका नाम, यमुना एंड वन मोर, वो भी 2 नदियों को जोड़ती है, वो भी इधर वो वेस्टर्न यूपी में चलती है वो नहर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहर है। और इन नहरों के पानी को लेके भी आपस में एक दूसरे के साथ हमारे नर्मदा है, नर्मदा तो नीचे मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आ गया, ऊपर की तरफ ही बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश पंजाब के बीच में है, उसमें भी काफी कुछ डिस्प्यूट रहता है। बेतवा, केन, कोसी, ये सारी कई सारी नहरें, पूरे देश में बहुत सारी छोटी बड़ी नहरें हैं। अच्छा, ये तो नहरों का जो रखरखाव, उनको बनवाना, मेंटेनेंस, वो मेरे विचार से जल शक्ति मंत्रालय का काम होगा। अच्छा, अगला हम बात करते हैं अटल भूजल योजना का। हम कितना भी नहर बना लें, हमारे कितनी भी नदियां हो, फिर भी हमारे पास जो पानी की कमी है, तब भी बहुत जगह उसे, कई जगह हो सकता है नहर जा रही है पर वो नहर 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तब भी हमारी निर्भरता रह ही जाती है ग्राउंड वाटर पर, ठीक। तो इस ग्राउंड वाटर को कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह से, और उसके लिए 7 राज्यों की पहचान की गई है, और इसको
5 सालों में लागू करने का अटल भूजल योजना को प्रस्ताव है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस स्कीम के तहत, अटल भूजल योजना के तहत जो पंचायत होंगी वो निर्धारित करेंगी कि किस तरह से ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल का मैनेजमेंट करना है और लोगों में कैसा बिहेवियरल चेंज लाया जा सकता है, कैसे उनके व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है, जिससे कि उनका डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट, ये भी आप लोग अब मुझे बताएंगे। आप लोग इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, ये कॉमन सेंस से भी समझेंगे। अगर मैं बोलूं डिमांड साइड सब मैनेजमेंट एंड बैलेंस साइड मैनेजमेंट, ये क्या होता है? इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है डिमांड साइड मैनेजमेंट। प्रवीण, एक मेरे नाम से एक स्टूडेंट है, मैं उससे ही पूछना चाहूंगा। प्रवीण, आप बताओ भाई, व्हाट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट? T3665। यस सर। बताइए प्रवीण, क्या होगा डिमांड साइड मैनेजमेंट? हाँ सर, जिसमें सर डिमांड को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वो सर डिमांड साइड मैनेजमेंट। जिस तरफ हम डिमांड को सर ज्यादा वैल्यू देते हैं। डिमांड को ज्यादा वैल्यू देते हैं? ये सर मतलब लोगों की डिमांड वगैरह नहीं, थोड़ा सा और फ्रेजिंग अच्छी हो तो अच्छा हो। प्रियंका आप बताओगी व्हाट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट? सर ये सर्विस और जो मतलब जो कोई सामान जैसे ग्राहक होते हैं उनके बीच जो गतिविधियां होती है उनको डिनोट करने के लिए होते हैं। देख, क्या है डिमांड साइड और क्या है मैनेजमेंट, और इसका उल्टा जिसका मैंने नाम भी लिखा सप्लाई साइड मैनेजमेंट, की क्या होगा? और अगर पानी का उदाहरण लेके आप बता सके तो और ये अच्छा हो जाएगा। जैसे हम बोले पानी में, हाँ, जो पानी सप्लाई किया जाना है किसानों को, ठीक है, इस अटल भूजल योजना के तहत, उसमें क्या होगा डिमांड साइड मैनेजमेंट? किस चीज को बोलेंगे? आपको कहा गया कि आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट देखना है, तो आप क्या सलाह दोगे कि आप भैया ये करो जिससे कि हमारा वाटर मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा? क्या सलाह देंगे आप? शाबाश, सोचिए। हेलो सर। हाँ, एक मिनट पानी कितना यूज किया जाए जितना जरूरत। सैफ कुछ लोगों पर सैफ आप पर मैंने एक पाबंदी लगाई हुई है, याद रखिए। मैं बताऊंगा आपको जब बोलना होगा, आपको बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा। प्रियंका, आप कुछ बोल रही थी, आप कंप्लीट कर अगर करना चाहती हो तो। नो आइडिया। चलो, किसको अब कोई और बताना चाहेगा? नाम बोलिए। सर पानी को हम उतना ही यूज करेंगे जितना हमें सर जरूरत। हाँ, दीपक कुछ बोल रहे। दीपक, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा था कि सर डिमांड, जितनी डिमांड हो उस हिसाब से प्रबंधन करना कि पानी की कितनी डिमांड है, लोगों को कितनी जरूरत है, उस हिसाब से उन्हें पानी पहुंचाना। अरे हाँ, वो डिमांड को देखना कि कितना लोगों को पानी की जरूरत, उस हिसाब से मैनेज करना। और सप्लाई की बात है कि सॉरी, हाँ नहीं, अब थोड़ा सा ठीक रखते जा रहे हो। अगर सप्लाई की बात है तो लोगों को वो जितनी डिमांड है उतनी मात्रा में पानी को उन तक पहुंचाना।
तो इसमें जो प्रबंधन करना उसके मद्देनजर वो मैनेज करना नहीं तो मॉनिटर। कोई और बताओ। सर सप्लाई इन Yes, sir. सस्टेनेबल मैनर बोलो चंद्रा। और डिमांड सर वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको भी देख के चलना है। देखो हमारे पास जितना भी रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, यहाँ पर अभी हम जो पानी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, हमारे पास हर रिसोर्स सीमित है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं हमारे पास, रिसोर्स सीमित होते हैं। यहाँ पर पानी की बात हो रही है, भूजल की बात है, तो पानी सीमित है। अब पानी सीमित पानी एक ऐसा रिसोर्स देखें तो इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए लाभदायक है। हम इसकी क्वांटिटी को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि हम इसकी जो सप्लाई है उसे बढ़ा सकते हैं। पानी की सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं हम? जैसे अभी हमने बात की, नहर बना देते हैं। नहर बनाने से क्या हुआ, वहां पर उस जगह पर पानी इजी में पहुंच जाएगा सर। उपलब्धता बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जहां पहले 100 लीटर पानी पहुंचा वहां 400 लीटर पहुंचने लगा। नहर 300 लीटर एक्स्ट्रा पानी लाने लगी। पहले केवल भूजल ही या बहुत छोटे और रिसोर्सेज थे, अब जो है नहर के आने से पानी की सप्लाई बढ़ गई। तो ये किस तरीके का मैनेजमेंट हुआ? सप्लाई मैनेजमेंट। हमने पानी का उपलब्धता बढ़ा दी। अब डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होगा? सर डिमांड साइड मैनेजमेंट में हम पानी को उतना ही उपयोग करेंगे जितनी हमें जरूरत हो। सर हाँ, ये इसका उत्तर है सही कि से डिमांड यूटिलाइज कर साइड पाए पानी। मैनेजमेंट में हमें ये करना होगा कि हमें अपने प्रोडक्ट को, रिसोर्स को, उसकी आवश्यकता को कम करना होगा, क्योंकि रिसोर्स तो सीमित है। रिसोर्स हमारे पास सीमित है, तो हम कि ताकि लोगों में ज्यादा बेहतर तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को उनसे कहेंगे कि भाई आप अपनी डिमांड को कम करो। और इसके लिए उनके भीतर बिहेवियरल चेंज, क्या बिहेवियरल चेंज, ऐसा क्या व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है? बिहेवियरल चेंज मतलब व्यवहार में क्या चेंज लाया जा सकता है जिससे लोग डिमांड साइड मैनेजमेंट पानी की बेटर हो जाए, यानी कि लोग पानी की आवश्यकता, पानी को कम इस्तेमाल करें। ये हम इरिगेशन वाटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या कर सकते हैं? माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल, माइक्रो इरिगेशन हमारा जो आज का सारा फोकस है। इरिगेशन फैसिलिटी हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के पास इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचे। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके पास दो तरीके के साधन हो सकते हैं। या तो आप कहीं से पानी ले आइए, और पानी ठीक है, जितना पानी उपलब्ध है वो तो है ही है, आप सप्लाई और बढ़ा दीजिए, किसी से आप करिए कि भाई मुझे नहर दी जाए, मुझे ये किया जाए। पर ये आसान नहीं है, लंबे समय पर होने वाली चीजें हैं। इतने आसानी से नहरें नहीं बनेंगी, कोई दूसरा राज्य देगा नहीं। तो दूसरी साइड जो ज्यादा रिलेटिवली सरल है वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट, कि हम पानी की उपलब्धता बढ़ाने की बजाय उसकी जरूरत को कम कर दें, कि हम इस तरीके से उसे इस्तेमाल करें कि वो कम इस्तेमाल हो। तो ये हमारी भूजल योजना, अटल भूजल योजना का एक हिस्सा है, जिसमें कि हम नंबर 1 पंचायतों के द्वारा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें। पंचायत तय करेंगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी नहीं तय करेगा, पंचायत तय करेगी कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि हर एक पंचायत में पानी की जरूरत, पानी का स्तर अलग अलग हो सकता है, कॉमन नहीं होगा। दूसरा, व्यवहार में बिहेवियरल चेंज लाएं कि कैसे हम अपने पानी की आवश्यकता को ही कम कर दें, जिससे कि हमारी जो पानी की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। अच्छा चलो आज इन्हीं शब्दों पर ही बात कर लें। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? आज हमने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब हम बात करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग।
क्षमता को बढ़ाना। कैसे बढ़ा सकते हैं क्षमता को? बताओ शाबाश। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये शब्द बहुत यूज होते हैं आज के समय के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में। दैट कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। अब चलो पानी के केस में ही बताओ, पानी के केस में तुम क्या कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो? हम पानी पढ़ रहे हैं ना अभी, तो बताओ। सर जहाँ अवेबिलिटी नहीं है वहाँ पे नहरों के द्वारा, कैनाल के द्वारा अवेबिलिटी करा दे। और जैसे कुछ ऐसा आर्टिफिशियल बनाए जिसमें वाटर को स्टोर कर सके। वाटर हार्वेस्टिंग जो किया जाता है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं वाटर के रिगार्डिंग। सर कैपेसिटी बिल्डिंग में सर बिहेवियरल चेंज भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आएगा, वो भी बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई चीजें बढ़ाने की बजाय अगर व्यवहार में कोई चीज चेंज कर दिया जाए, जैसे कि एक हो सकता है आपके घर में खर्च है, मान लीजिए आपके घर की आमदनी है और घर में पैसा कम पड़ता है, तो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो हमारी इनकम बढ़ जाए, कहीं से हमारी आमदनी, अभी हमारा 25,000 रुपये हमें मिलता है, 25,000 रुपये में हमारा खर्च नहीं चल पाता है, तो या तो हमारी 25 से 50,000 रुपये तनख्वाह हो जाए। वो एक तरीका हो सकता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। अगर मान लीजिए किसी कारण तनख्वाह नहीं बढ़ सकती, तनख्वाह बढ़ाना आसान नहीं है, एक आसान काम हम कर सकते हैं, हम अपनी सेविंग करने की आदत डाल लें कि जहां हम वेस्टेज कर रहे हैं वो वेस्टेज ना करें, जहां हम बचत कर सकते हैं वह बचत कर लें। तो वो भी एक प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। किसी भी इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी भी संस्था के अंदर देखा जाए कि उसकी कितनी क्षमता है। तो क्षमता में जैसे अगर हम पानी की बात करें तो ग्राउंड वाटर फैसिलिटी, मान लीजिए हमने, अगर हम वैसी क्षमता की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ बोरवेल्स अगर बढ़ जाते हैं तो भी हमारी क्षमता बढ़ गई। जहां हमारे पास 100 किलोलीटर पानी निकालने के लिए बोरवेल थे, 100 ही बोरवेल थे, हमने 500 बोरवेल लगा दिए। अब 500 बोरवेल लगाने से हमारे पास पानी ज्यादा निकाल सकते हैं, क्षमता बढ़ गई। ज्यादा डेप्थ में जाने लग गए हम, मान लीजिए कई सूख गए हैं बोरवेल, उनका रिपेयर करा दिया या उनकी डेप्थ को बढ़ा दिया, तो उनसे पानी निकालने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे हमारी क्षमता बढ़ सकती है। जहां हम 100 लीटर पानी निकाल पा रहे थे, वहां हम 500 या 1000 लीटर पानी निकाल पाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया क्षमता का। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई हमने अपने किसानों को ये समझाया कि पानी बहुत सीमित रिसोर्स है, आप इसको मूल्य रखो, करो, और माइक्रो इरिगेशन के तरीके अपनाओ। सभी लोग स्प्रिंकलर लगाओ और ड्रिप वाटर लगाओ। लोगों ने अगर लगा दिया तो आप उतने ही पानी में जो इरिगेशन जितने खेतों में हो पा रहा था वो 3 गुना बढ़ गया, वो भी क्षमता बढ़ गई। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज है उसे करें, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में मजबूती ले आए, है ना। हम अपने इंस्टीट्यूशन को और मजबूत कर दें कि कैसे हमारा ये एक संस्था बन जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो लगातार चलता रहे। तो ये हम काम कर सकते हैं। अगली एक स्कीम हमारे सामने है अटल भूजल योजना के बाद, उसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये सेंट्रल उसकी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और इसको अभी बाद में जो है NRDWP बहत्तर में ये स्कीम शुरू हुई। किस नाम से? विद द लॉन्च ऑफ एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये शुरुआत में सन 1972 में, 2009 में
NRDWP, ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इस नाम से हुई। फिर जिसका उद्देश्य था कि सभी गांव के लोगों को, सभी गांव को स्वच्छ पानी से, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर से जोड़ना है। पहले ये उद्देश्य UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत बढ़ गया 2024 तक, 2030 तक रखा गया। अभी ये 2024 से इसको रख दिया गया। इसके तहत हर घर में एक नल, हर घर नल से जल, ठीक है, 2024 तक प्रोवाइड करना है, ताकि हर घर में हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। अब ये बताओ भाई सैफ, तुम बताओ, बीच में इंटरफेयर भी कर रहे थे, अगर तुम ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा दोगे तो क्या फायदा होगा? सर जो मतलब गंदे पानी जो लोग पी रहे हैं उससे बीमारी हो रहा है सर, उससे बीमारी से बच सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हमें गंदे पानी के पीने से होती हैं? सर सबसे पहले तो सैफ को सर बता। ये सर हम लोग ये सर टाइफाइड भी हो जाता है सर। और बताओ, बहुत सारी बीमारियां होती है टाइफाइड, और बताओ। टाइफाइड होता है सर उसमें, और अरे ये टाइफाइड के अलावा और बीमारियों के नाम बताओ सैफ। सर उसमें ब्लड में भी सर ये इसका मात्रा जो सर होता है ये बढ़ जाता है। नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूँ बीमारियों का आपसे। नाम बताइए, क्या नाम है बीमारियों के जो पानी के पीने से हो जाती हैं, हो सकती हैं? आप लोग सभी लोग, डायरिया भी ले सकते हो, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। सर डायरिया, पोलियो हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा, पोलियो, जॉन्डिस, ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, सभी लोग इसको बीमारियों को लिस्ट करें। ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सेफ एंड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हमारे लिए बेहद आवश्यक है किसी भी घर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियों से, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, इनको बोलते हैं हम वाटर बॉर्न डिसीज, जल जनित रोग, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज ऐसी होती हैं जिनको जिनके कारण हमारे साथ बहुत सी समस्याएं होती हैं। उनमें से कईयों के नाम आपने बताए, कॉलेरा है, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, लेशमेनियासिस नहीं होता, कई तरीके के जो वर्म्स हैं। कॉलेरा भी हो जाता है सर, कॉलेरा। ठीक है, अब आपकी बारी थी तो आपको बोलने का मौका दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा सर ठीक है, तो अब इस तरीके की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें समय समय पर होती रहती हैं। अगर हम इनसे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इनसे लोगों को बचाएंगे, तो हमारे जो लोगों की हेल्थ बेटर होती है, और उससे हमारी जो इकोनॉमी है, हेल्थ बेटर होगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो जो है बेहतर हो सकेगी। इकोनॉमी आपके देश की, लोगों के पास काम करने के घंटे ज़्यादा होंगे, उन्हें दवाइयों पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो उससे बेहतर हो पाती है। तो ये हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। इसके बाद हम वाटर बॉर्न डिजीज के अलावा एक और पक्ष भी है जो हमें पोर्टेबल वाटर के लिए देखना चाहिए, कि हमारे देश में बहुत से जगह ऐसे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर घर पर उपलब्ध नहीं होता, या गांव में भी उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण दूर दराज के इलाकों से उन्हें वो पानी लाना पड़ता है।
तो बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारी महिलाओं को, बच्चों को केवल यही काम करना पड़ता था। 5-5 किलोमीटर दूर से उन्हें पानी भरकर लेकर आना पड़ता है। तो वो भी एक समस्या उनके लिए है, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता घट जाती है। यदि वो किसी और दूसरे प्रोडक्टिव काम या एजुकेशन में अपने समय को व्यतीत करेंगे तो उससे उनके घर की और बेहतरी होगी। एक तीसरी तरीके की समस्या और है ड्रिंकिंग वाटर में, वो है ना केवल ये वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं। अभी हमने जितनी बीमारियां बात करी ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन के कारण जो है वो होने वाली बीमारियां हैं। परंतु कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो पानी में उनके भीतर घुले हुए केमिकल्स के कारण होती हैं। जैसे फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। इस सर बीमारी के आर्सेनिक से भी कोई बीमारी होता है क्या? आर्सेनिक नाम से भी होती है, बिल्कुल। आर्सेनिक जो संख्या होती है उसकी मात्रा ज्यादा होने से भी बीमारियां होती हैं। तो कई जगहों पर पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो वैसा गंदा नहीं होता है, इन्फेक्शियस डिजीज वाला गंदा नहीं होता है, परंतु उसमें कई अशुद्धियां मिली होती है। जैसे ये फ्लोरीन है जिससे फ्लोरोसिस हो जाता है, हड्डियों का गंभीर रोग हो जाता है। आर्सेनिक रोग है वो हो जाता है, और भी कई तरीके की मिनामाटा डिजीज होती है वो हो जाती है। ऐसे कई रोग हैं जो साफ पानी ना मिल पाने के कारण हो सकते हैं। तो हमारे लिए जो साफ पानी है ये महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। शुरुआत से सन 1972 से इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों को पानी पहुंचाएं, और इसी स्कीम के तहत जल ही जीवन है, इसके तहत हर घर में 2024 तक नल हैंडपंप के जरिए से पानी उपलब्ध कराने का प्रयास है। इसके दो हिस्से हो गए, स्टेट लेवल हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल हिस्सा और ग्राम पंचायत लेवल हिस्सा, ठीक है। स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन और ग्राम पंचायत सब कमेटी लेवल वाटर सैनिटेशन कमेटी। जल शक्ति अभियान, ये एक टाइम बाउंड और मिशन मोड में वाटर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, जल शक्ति अभियान। हमारे देश में जो पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और करीब 255 ऐसे जिलों की पहचान की गई है, ऐसे 255 जिलों की पहचान की गई है जहां पानी का स्तर क्रिटिकली लो है या ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब जरूरत से ज्यादा यहाँ इसका शोषण हो रहा है। और इसमें विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जो साउथ के हमारे स्टेट हैं, कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये 4 क्षेत्र विशेष रूप से उसमें आते हैं। चेन्नई और चेन्नई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी की उपलब्धता, अंडरग्राउंड वाटर आपके क्षेत्र में कहाँ तक आ जाता है, कितनी गहराई पर उपलब्ध हो जाता है? सर 50 फीट 50 फीट, 60-100 फीट पर आ जाता होगा। चेन्नई के अंदर में 800,000 फीट पर भी पानी नहीं मिलता है। चेन्नई और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ जमीन की, अगर हम 1000 फीट तक भी जा रहे हैं तो कई इलाकों में 1000 फीट पर भी पानी उपलब्ध नहीं है। तो ग्राउंड वाटर का ऐसा दोहन उस एरिया में हो चुका है जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। हमारा एक विभाग है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन डिपार्टमेंट। तो गंगा को रिजुविनेट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया कि गंगा पर, मतलब ये दुख की बात है हमारे देश में रिवर पॉल्यूशन को लेके बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े बड़े बजट दिए गए, परंतु वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा कहाँ गया, उसका आज भी तक कोई हिसाब नहीं है कि किस प्रकार से
वो फंड इस्तेमाल हो। तो पहले ये स्कीम का नाम शुरुआत में AIBP एक्सेलरेटेड, ये इरिगेशन से संबंधित एक स्कीम है पहले के समय में, बाद में इसे मर्ज कर दिया गया दूसरी स्कीम के तहत, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। हमारी स्कीम्स की एक बड़ी कमी और मतलब एक बड़ी उलझन हमें एज अ स्टूडेंट हमें ये देखने को मिलेगी, कई बार एक ही स्कीम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये AIBP स्कीम है, AIBP को बदल के कुछ और ABCD नाम रख देंगे, फिर कोई दूसरी स्कीम सरकार आएगी XYZ नाम रख देंगे। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि AIBP ABC से अलग है या वही स्कीम है। या कई बार ये करेंगे AIBP में कुछ और ऐड कर दिया, IRWP स्कीम ऐड कर दी और उसको कुछ नया नाम दे दिया, ये भी होता है। तो एज एन स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट या हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी में हमें कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ती है। क्रोनोलॉजी कब कौन सी स्कीम क्या थी और फिर उसको कैसे किस में मर्ज कर दिया गया। जैसे आज अभी हम यहाँ जल क्रांति अभियान पढ़ रहे हैं, फिर ऊपर AIBP भी पढ़ लिया, जल ही जीवन है स्कीम पढ़ ली। तो ये कौन सी स्कीम क्या है, क्या दोनों अलग अलग स्कीम है, दोनों एक ही स्कीम है, दोनों में क्या कॉमनैलिटी है। कई बार एक ही स्कीम, 2-3 स्कीम एक ही काम के लिए लगी होती हैं, तो उनको समझने के लिए आपको उनकी क्रोनोलॉजी थोड़ा सा जान लेना जरूरी हो जाता है। तो जरूर क्रोनोलॉजी को जरूर समझ लीजिएगा कि कब कौन सी स्कीम आई, फिर वो किस स्कीम में मर्ज हो गई, अगर आपको कभी किसी स्कीम को लेके कंफ्यूजन होता है। जल क्रांति अभियान हमारे जो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज को इंक्लूड करने के लिए, ये सब जल क्रांति अभियान है, जिसके अंदर जल क्रांति हम किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन, अभी जैसे हम सारी स्कीम्स को देख रहे हैं, हमें एक मतलब ओवरऑल ये दिखाई देगा कि अरे ये तो हम अभी भी पढ़ चुके, वहां भी अभी हमने ये पढ़ा था, ये कैसे अंतर है। तो कभी कभी इनमें बहुत बारीक अंतर होते हैं दोनों स्कीम्स में। कभी कभी वो अंतर हमारी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हमें लग सकता है, और कभी कभी वो अंतर होते भी नहीं है, केवल उसी स्कीम को किसी और नए नाम से, किसी नए तरीके से रीपैकेज कर दिया जाता है। तो ये चैलेंज हमारे लिए रहता है, खासतौर पे जब हम पहली बार ये स्कीम्स पढ़ रहे होते हैं। शुरू में दिक्कत लगती है इस चीज की, मुझे भी बहुत लगती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या है। अभी तो हमने वहां ये पढ़ी थी, फिर ये कैसे हुई, फिर अब ये क्यों हो गई, ये कहाँ से आ गई। तो हम कभी कभी आप टुकड़े में याद कर लीजिए, बाद में फिर जोड़ेंगे तो कई चीजें उसमें जुड़ जाएंगी। तो ये जल क्रांति अभियान है। नमामि गंगे प्रोग्राम अगला हमारा, गंगा के रिजुविनेशन को किस तरह से किया जाए, गंगा को का पुनरुद्धार करना, ये स्कीम का उद्देश्य है, जिसमें 8 राज्यों को टारगेट किया गया था। नमामि गंगे प्रोग्राम में 8 राज्यों को, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, हरियाणा एंड दिल्ली। इसमें जो घाट हैं, जो गंगा के घाट हैं, उनको बेहतर करना, पक्के घाट बनवाना, ब्यूटिफिकेशन करना, केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में इन रिवर फ्रंट्स को विकसित करना। इस मंत्रालय में, इस काम में जल शक्ति मंत्रालय, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मंत्रालय, शिपिंग टूरिज्म मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, ये सभी ने मिलकर अपना योगदान इस स्कीम में देना था। 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है और 2020 तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था। नोबडी नोज कि इसका क्या हुआ बाद में। इसमें सबसे पहला कि हमें सस्टेनेबल म्यूनिसिपल वेस्टेज सीवेज मैनेजमेंट है। हमारी गंगा रिवर को लेकर या यमुना रिवर को लेकर कई स्कीम बन चुके हैं। इट्स नॉट दैट कि ये फर्स्ट टाइम बनी है, इससे भी पहले कई बार ये स्कीम बन चुकी हैं, पर ये लगभग सारी स्कीम मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो सफल नहीं हो सकी हैं।
कोई कारण बता सकता है? आज अगर आप यमुना नदी के पास जाएंगे, आए दिन हम उसकी फोटो भी देखते रहते हैं, उसमें वो झाग निकल रहे हैं और उसके पास अगर खड़े होंगे तो इतनी बदबू आती है, किसी समय नहीं आती। सर तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो बिल्कुल यही है कि जब तक हम सीवेज मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम सीवेज को उसमें डालते रहेंगे, हम एनी अमाउंट ऑफ पानी पैसा उस पर खर्चा करें, वो वेस्ट है। ठीक है, अब ये गंगा यमुना के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का अभी तक का बजट है, उससे भी ज्यादा हो चुका होगा, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस हिस्से पर काम करना पड़ेगा कि आपको सीवेज का जो सीवेज डिस्पोजल कैसे किया जा सकता है, कैसे होना चाहिए? सर ट्रीटमेंट होता है सर इसका बहुत सारे लेवल्स पे। सीवेज जो भी होता है, जो शहरों का सीवेज है, उसको ऐसे डायरेक्टली पानी में नहीं मिलाया जाता, परंतु उससे पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ट्रीट करके उसे शुद्ध किया जाना चाहिए, उसमें जो सॉलिड वेस्ट है उनको हटा दिया जाना चाहिए, और पानी को भी बिल्कुल शुद्ध करके ही उसे वापस रिवर में डालना चाहिए। ये काम हमारे यहाँ होता नहीं है, जिसके कारण से हमारी नदियां नालों में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जब तक हम ये सीवेज डिस्पोजल को टारगेट नहीं करेंगे, हम अपनी नदियों को साफ नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे को सीवेज का रूरल एरिया में मैनेजमेंट करना है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और पॉल्यूशन को कम करना है, रिवर रेगुलेटरी जोन इस नमामि गंगे स्कीम के तहत बनाए जाएंगे कि रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, जहां भी इनके आसपास के वेटलैंड आर्द्र भूमि है उनको विकसित किया जाएगा, और इकोलॉजिकल रीजुविनेशन, जिससे कि इकोलॉजी को पुनर्विकसित किया जा सके, इस पर हम काम करेंगे। इन क्षेत्रों में टूरिज्म और शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, नॉलेज मैनेजमेंट, गंगा नॉलेज सेंटर स्थापित करना, ये जो है सभी काम यहाँ पर किए जाएंगे। उसके अलावा जो और इस मिनिस्ट्री की स्कीम्स है वो है गंगा वृक्षारोपण अभियान, पेड़ बोए जाएंगे आसपास गंगा के। निर्मल गंगा सहभागिता, जिसके अंतर्गत जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो गंगा को साफ करने में योगदान देंगी। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, हमारे जो डैम है 225 डैम हैं, उन डैम्स को सुधार की, विकास की आवश्यकता है। तो उन 225 डैम्स पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम ये काम करेंगे। गंगा प्रहरी ऐसे सेल्फ ट्रेन्ड वॉलेंटियर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो गंगा के सुरक्षा के लिए काम करेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेंड वॉलेंटियर्स हैं, जिन्हें लोकल कम्युनिटी से 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में चुना जाएगा, जिससे कि जो वाटर कंजर्वेशन है ये उसके ऊपर काम कर सके, लोगों की गंगा के प्रति में जो अवेयरनेस है उसको बेहतर कर सके। गंगा आमंत्रण अभियान, इसमें गंगा के लिए सभी की भागीदारी को सुनिश्चित, मतलब कि उसमें लोग आए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, और उसको विकसित करने में काम करें। गोबर धन योजना, गोबर के द्वारा जो हमारा वेस्ट है उसके द्वारा बायोगैस प्रोड्यूस करना, बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोबर धन, इसको विकसित करना, ये हमारे गोबर धन स्कीम का हिस्सा है। देन स्वजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नहीं, स्वच्छ भारत मिशन अभी नहीं करेंगे, हम फिर उसे रुक कर करेंगे, ठीक है, यहीं तक करते हैं हम। कल हम स्वच्छ भारत मिशन से आगे पढ़ेंगे, जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीम है, और
5 मिनट में आपके लेना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कि आज हमारा जो डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क है उसका आज 5वां फाउंडेशन डे है। तो मैं एक तो आप सभी को उसकी बधाई देना चाहता हूँ और उन जो ये एफर्ट जॉइंट एफर्ट हैं, कलेक्टिव एफर्ट हैं, जिनके कारण से जो भी छोटी मोटी सफलताएं हैं, जो भी काम हो रहे हैं, चाहे कलेक्टिवली कोरोना के लिए काम हो, ये कोचिंग नियमित रूप से चलाने का काम हो, मेडिकल कोचिंग चलाने का काम हो, ये सब किया जा रहा है। तो ये सभी एक विचार के चलते किया जाता है, करते हैं हम सब लोग मिलके, और आप लोग वैसे इस विचार से परिचित हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आज हम इस विचार को दोबारा से सुने। आप में से जो लोग आना चाहें, इच्छुक हों, NSIC ओखला में एक छोटा सा कार्यक्रम शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच रखा गया है। बहुत सारे लोगों को हम उसमें इनवाइट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने जनरल इनविटेशन नहीं दिया है, परंतु आप में से यदि कोई आना चाहे, दिल्ली का हो, तो सूचना देकर आ सकता है। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि हम लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और ये मेरे पिछले 5 साल का बड़ा अच्छा अनुभव है कि किस प्रकार के बदलाव हम बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी नेता को, बिना किसी पॉलिटिक्स किए हम कर सकते हैं। तो मैं बस आप लोगों से बार बार ये निवेदन करता भी रहता हूँ, दोबारा से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अंदर इस सहयोग की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, प्रेम की भावना को, एक दूसरे के प्रति प्रेम सहयोग की भावना को बढ़ाएं, एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नैतिकता का रास्ता है उस पर चलें, जिससे कि हम बेहतर समाज, बेहतर देश बनाने में सफल हो सकें। और ये मेरी आप सभी लोगों से आज के दिन में एक अनुग्रह रहेगा कि अपने भीतर इस परिवर्तन को लाएं, जिससे कि हम अपनी जो सोसाइटी है, जो आज कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों में है, तो उसको हम वहां से बाहर निकाल सकें और आने वाले बेहतर कल को बना सकें। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं दीपक? ऑनलाइन जुड़ा जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग दीपक आपकी आवाज समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी आज होने वाला है मिशन, जो भी कुछ, तो क्या उसमें हम लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ फैसिलिटी है क्या? ओके, कोशिश करेंगे कि कम से कम वो वीडियोस और फोटोज तो जरूर शेयर कर देंगे, परंतु ऑनलाइन का वहां पर इंतजाम हमें देखना होगा कि क्या वहां पर कोई ऑनलाइन इंतजाम हो सकता है जो हॉल है। तो अगर वहां से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी विचार के साथ, हम अच्छे विचार के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं और आप सभी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग भी अपने लिए अच्छा करें, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें, एक एक कदम आगे बढ़ें। आप अवश्य सफल होंगे, कभी निराश ना हो कि हम इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रही है। जीवन में हर चीज, हर सीखी हुई चीज की कीमत होती है, वो आपको अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा फल देती है। तो इस बात को ध्यान रखें और अपनी मेहनत निरंतर करते रहें, आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।